दोस्तों सच कहूँ तो कभी कभी 2-3 घंटे ट्रैवल करने के बाद किसी फिल्म को देखने पहुंचो और वहां पर सबटाइटल्स जब नहीं मिलते हैं तब मुझे पर्सनली जो है इतना दुख नहीं होता है जितना दुख तब होता है जब किसी मास फिल्म को मैं थिएटर में देखने गया हूं। उस फिल्म के अंदर कमाल के मास मोमेंट्स हैं पर थिएटर फुल है, पर पूरे थिएटर में अंकल आंटी जो हैं बैठे हुए हैं। इससे भयानक मंजर मेरे लिए पर्सनली जो है कुछ नहीं हो सकता है। ऑनेस्टली आज भी मुझे याद है जब जेलर फिल्म रिलीज हुई थी, उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने अपने शहर में देखा था। एक अलग ही पागलपन था। सिर्फ 20-25 लोग ही थे थिएटर के अंदर, पर एक अलग ही माहौल उन्होंने जो है बना दिया था। पर सेम फिल्म को मैंने एक थिएटर सिलेक्ट किया जहां पर थिएटर हाउसफुल था, वहां पर बढ़िया साउंड क्वालिटी थी, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी थी। तो वहां पर मैं जब फिल्म देखने पहुंचा था कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद, वहां पर पता चलता है कि फिर से वो फैमिली ऑडियंस आई है, अंकल आंटी छोटे बच्चे आए हुए हैं और पूरा थिएटर में 2-2.5 घंटे जो है सन्नाटा छाया हुआ है। इससे भयानक मंजर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है और मैंने बस यही आशा की थी कि ऐसा मंजर मुझे फिर कभी देखने को ना मिले, पर देखने को मिला कल जब मैं आवेशम फिल्म देखने गया। ऑनेस्टली कहता हूं फिल्म आवेशम के अंदर 4-5 ऐसे सीन्स, ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर अगर थिएटर के अंदर प्रॉपर मास ऑडियंस होगी तो वो थिएटर नहीं रहने वाला है, वो स्टेडियम में तब्दील हो जाएगा। मतलब इस तरीके के मोमेंट्स और इस कमाल तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया गया है कि मजा ही आ जाएगा। ऐसी कुछ जगह है जहां पर मलयालम फिल्मों को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, पर ये जो पीवीआर और आइनॉक्स का लफड़ा हुआ जिस वजह से मलयालम फिल्मों को बैन सा ही कर दिया गया है, उस वजह से जो है कहूंगा इस फिल्म का काफी हद तक जो एक एक्सपीरियंस था मेरा पर्सनली वो इफेक्ट हुआ है। अब खैर छोड़िए, आप यहां पर रिव्यू सुनने आए हैं तो फिल्म के बारे में हम बात करते हैं। तो फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो आवेशम एक फन टू वॉच फिल्म है जहां पर आप स्टोरी स्क्रीन प्ले से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और तो और कहूंगा कि अगर आप ओटीटी पर इस फिल्म को देखने बैठोगे तब तो मेरे हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो मतलब थिएटर में देखने वाले से तो और ज्यादा जो है यहां पर घट जाने वाला है। ये एक फिल्म ऐसी है जिसको पैक थिएटर के साथ जो है देखना चाहिए, एटलीस्ट थिएटर पे बड़े पर्दे पर जो है देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक वन मैन शो है। फहद फासिल का वन मैन शो है और फहद फासिल फिल्म में एक ऐसे अवतार में आपको नजर आने वाले हैं जिस अवतार में आपने रिसेंटली तो उन्हें जो है शायद नहीं देखा होगा। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो बहुत ही छोटी, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। 3 लड़के हैं, फ्रेशर्स हैं, जिनको सीनियर्स के द्वारा जो है यहां पर टॉर्चर किया गया है, मारा पीटा गया है। अब वो लोग जो है यहां पर बदला लेना चाहते हैं, पर क्योंकि उनके पास ऐसी पावर कुछ है नहीं कि वो इतने बड़े गैंग से बदला ले पाए, तो उनको तलाश है गैंगस्टर की जो उनके लिए ये बदला जो है ले सके। अब इसी तलाश में उनकी मुलाकात एक दिन हो जाती है एक मेंटल सेंटिमेंटल गैंगस्टर यानी कि रंगा से। और उसके बाद आपको बता दूं कि इन तीनों फ्रेशर्स की जो स्टोरी है वहीं पे रुक जाती है। आपको पूरी तरीके से रंगा का मेंटल मास जो है देखने को मिलता है। अब देखिए फिल्म की अगर मैं बात करूं तो फहद फासिल की एंट्री, इंटरवल, एक बिल्डिंग में एक फाइट सीक्वेंस है और फिल्म का क्लाइमैक्स, ये ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो मास प्रेजेंटेशन है वो सही में बहुत ही इंप्रेसिव था। एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी मोमेंट्स या फिर कहें इन सभी इवेंट्स के द्वारा जो है फहद फासिल का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के डिफरेंट डायमेंशंस को जो है हमारे सामने यहां पर प्रेजेंट किया जाता है और एक क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट किया जाता है। ये जो मैंने वर्ड यूज किया मेंटल सेंटिमेंटल कैरेक्टर, तो जो मेंटल पार्ट है, जो सेंटिमेंटल पार्ट है, वो किस तरीके से, किस कमाल तरीके से इस कैरेक्टर के अंदर ब्लेंड हो चुका है, ये जो है हमें इस इवेंट्स के दौरान जो है यहां पर देखने को मिलता है। पर फिल्म के अंदर डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि आखिरकार ये गैंगस्टर जो है इन बच्चों की मदद क्यों कर रहा है, क्या कारण है, इसका क्या मोटिव है। इस सवाल के साथ यहां पर रंगा का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से चलता है कि कहना चाहूंगा कि सेकेंड हाफ के अंदर फिल्म जो है काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। सेकेंड हाफ में कहूं तो लास्ट के जो 30-40 मिनट हैं वहां पर इस कैरेक्टर को लेकर जो क्वेश्चन मार्क बनता है कि अब जबकि हमने यहां पर मजबूर कर दिया है एक मेंटल सेंटिमेंटल कैरेक्टर को कि उसे अपना सेंटिमेंट जो है अब तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन में ये कैरेक्टर किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है वो देखना जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। और वही कहीं ना कहीं इस फिल्म के क्लाइमैक्स को
बहुत ही एंटरटेनिंग बना देता है। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और कहना चाहूंगा कि फिल्म की कॉमेडी अच्छी है। ये नहीं कहूंगा कि थ्रू आउट द फिल्म ये आपको हंसाएगी। कुछ कुछ जोक्स, कुछ कुछ मोमेंट्स मेरे लिए पर्सनली जो है फ्लैट जा रहे थे, पर बिट्स एंड पीसीस में ही सही, पर फिल्म की कॉमेडी जो है अच्छी थी और हंसाने में कामयाब होती है। कहानी भले ही बहुत ही सिंपल, बहुत ही रूटीन हो, पर हर एक जगह पर हर एक मोमेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो मैं कहूंगा कि काफी बेहतरीन है। इवन अगर आप इस फिल्म के फ्लैशबैक को देखोगे तो फ्लैशबैक में भी कहूंगा कि सबसे पहली चीज तो फहद फासिल का जो लुक यहां पर फ्लैशबैक में आपको देखने को मिलेगा, जिसको अभी तक भी जो है किसी भी प्रमोशनल कंटेंट में नहीं दिखाया गया है। वो जो डेडली लुक है ना, कि आप भी बोलोगे कि यार इस लुक के साथ फहद फासिल को एक फिल्म तो करनी ही चाहिए। तो उस लुक के साथ इसके फ्लैशबैक को जिस तरीके से नरेट किया गया है कि आप भी जो है एक पल को कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो फ्लैशबैक सुनाया जा रहा है ये सही है या गलत है। और इसी क्वेश्चन और इसी कंफ्यूजन को जिस तरीके से बिल्ड किया गया है अगेन फिल्म के अंदर, और उसे क्लाइमैक्स में जिस तरीके से यूज किया गया है, वो मैं कहूंगा कि काफी इनोवेटिव तरीके से जो है यहां पर फ्लैशबैक को यूज किया गया है, इवन नरेट किया गया है। इस फिल्म में फहद फासिल का काम जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उतना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सुशीन श्याम ने। पिछले साल रोमांचम और कन्नूर स्क्वाड के बाद, इस साल मंजूमेल बॉयज के बाद फिर से उनका म्यूजिक जो है इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। खास करके जब आप क्लाइमैक्स देखोगे, क्लाइमैक्स सीक्वेंस के अंदर यहां पर फहद फासिल का वो रूप और उसके साथ उनका ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, एक पल को तो आप सोचोगे कि यार ये इनका है या फिर अनिरुद्ध का है। मतलब इस लेवल पर वो म्यूजिक जो है क्लाइमैक्स में काम कर रहा होता है। और केवल बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं, फिल्म के जो गाने हैं, इल्यूमिनाटी, गलाटा, ये सब गाने फुल वाइब मटेरियल है, जिनको थिएटर में सुनते समय सही में काफी मजा आता है। मैं तो सही में पूरी फिल्म के दौरान अपने किस्मत को कोस रहा था कि भाई इस थिएटर के अंदर वो मास ऑडियंस क्यों नहीं है जो ये फिल्म डिजर्व करती है। पता नहीं वो ऑडियंस कहां पर देखेगी। डेफिनेटली मुझे अगर पता चलेगा ना, मैं इस फिल्म को वहां पर जाकर फिर से एक बार देखने वाला हूं, क्योंकि अब तो मुझे सबटाइटल्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक बार मैंने सबटाइटल्स के साथ देख लिया है, तो कहीं पर भी मौका मिलेगा दूसरी बार जरूर देखूंगा। इसके अलावा अगर कुछ नेगेटिव्स की मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि कॉमेडी जो थी कुछ कुछ जगहों पर बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, कुछ कुछ जगहों पर चीजें जो है फ्लैट निकल जाती हैं। वो मे भी हो सकता है कि सबटाइटल्स में देखने के कारण हो, क्योंकि मैं अगेन काफी बार बोलता हूं कि कॉमेडी समझने के लिए सबटाइटल्स जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल इतनी फिल्में इस तरीके से भी बन रही हैं जिसके अंदर आपको वो भाषा जो है एटलीस्ट मिनिमम तो समझ आनी ही चाहिए। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स रहते हैं। काफी जगहों पर कल्चर, पॉप कल्चर का जो है यहां पर यूज किया जाता है ह्यूमर वगैरह के लिए। फॉर एग्जांपल एक सीन उठाकर देख लो जहां पर एक लड़का है जिसको सीनियर से मारा है। इसलिए मारा है, पहले उसे गाना सुनाने को बोला और गाना उसने जब गाया तो उसके बाद भी उसे मारा। तो गाना उससे जब उसके दोस्त पूछते हैं कि भाई तूने कौन सा गाना सुनाया, तो वो बोलता है कि नाड़ी चतांग माटा नालू मासम तुंग माटा। तो वो जो डायलॉग है, ये जो गाना है, आप सभी को पता है कि हमेशा से ही जो है काफी बार जब यूथ को सेंटर में रखते हुए मलयालम फिल्में बनती है तो उसके अंदर थलापति विजय बोल लो, अल्लू अर्जुन बोल लो, जिनका क्रेज यहां पर यूथ के अंदर बहुत ज्यादा रहता है, तो उनकी फिल्मों के रेफरेंसेस जो है आते ही रहते हैं। तो यहां पर वो गाना जो है विजय का फिल्म का यहां पर यूज होता है। यहां पर उसका मतलब होता है कि मैं मारूंगा तो तू जेल नहीं पाएगा, 4 महीने तक उठ नहीं पाएगा। तो ये वर्ड अपने आप में वो सीनियर्स को तो जो है हर्ट करने वाला होता ही है, बट एट द सेम टाइम ये कहां से लिया गया है, क्यों लिया गया है, उसका यूथ के बीच में क्या पॉपुलैरिटी है, ये सभी चीजें कुल मिलाकर जो है यहां पर एक सीन को जो है एंटरटेनिंग बनाती है। डायरेक्टर ने कुछ सोच समझकर ही जो है इस तरीके से जो है इन लाइंस को लिखा जाता है। अदरवाइज एक मलयालम फिल्म में एक तमिल गाने का यूज जो है क्यों ही किया जाएगा। बाकी जैसा कि मैंने रिसेंटली टिल्लू स्क्वायर की भी रिव्यू में काफी जगहों पर काफी रिव्यूज के अंदर पढ़ा कि काफी लोगों को डीजे टिल्लू फिल्म पसंद नहीं आई थी और उन्हें जो है टिल्लू स्क्वायर भी मेरे हिसाब से पसंद नहीं आने वाली है। फिल्मों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर काफी ऐसी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से यहां पर भी आपके लिए उसी तरीके से काम करने वाली हैं। काफी लोग ने कमेंट्स में बोला कि वहां पर भी स्टोरी नहीं है, वहां पर भी कुछ नहीं है, स्क्रीन प्ले नहीं है, तो आपको कैसे फिल्म पसंद आ गई। तो ये पूरी तरीके से कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में होती हैं। कैरेक्टर की परफॉर्मेंस, उसके बोलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका स्लैंग, ये सभी चीजें कुल मिलाकर जो है उस कैरेक्टर को एंटरटेनिंग बनाती हैं, जिसको एंजॉय करने के लिए मेरे हिसाब से आज के समय में उस लेवल की डबिंग तो बची नहीं है, जिस कारण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस फिल्म को ओरिजिनल भाषा में ही देखें। अगर नहीं देख सकते हैं तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ऐसी फिल्मों को स्किप करना ही जो है बेटर ऑप्शन रहता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, फिर से रिपीट करता हूं, इस फिल्म को एक पैक थिएटर के अंदर देखना, इस फिल्म को
पैक थिएटर विथ मास ऑडियंस देखना, इस फिल्म को पैक थिएटर विथ फैमिली ऑडियंस देखना, इस फिल्म को घर बैठे ओटीटी पर देखना, हर एक सिचुएशन में इस फिल्म का जो एक्सपीरियंस है बहुत 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 ही जो है डिफरेंट रहने वाला है। ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।